बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का गणित अध्याय 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग अध्याय 1 पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसके 4 पार्ट में बना हुआ है, 4 वीडियो बना हुआ है। यदि कोई अध्याय 2 को पढ़ने से पहले अध्याय 1 नहीं किया है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पहले अध्याय 1 को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर अध्याय 2 स्टार्ट कीजिए। तब क्या है, जो सिलेबस होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। पहला चीज अगर समझ आ गया तो थोड़ा सा रिलेटेड वो सेकंड रहता है, फिर उससे रिलेटेड थर्ड रहता है। तो इस तरह से वो क्या है, चैन में बंधे रहते हैं। तो आप यदि नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले अध्याय 1 को कंप्लीट स्टडी कीजिए, उसके बाद फिर अध्याय 2 चालू कीजिए। तो आज से हमारा अध्याय 2 प्रारंभ हो रहा है, जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मतलब 2 चरों का रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि यह चर क्या होता है। इससे पहले बहुत बार मैं चर के बारे में बताया हूं। चर ऐसी राशि है जिसका मान समय के अनुसार बदलते रहता है, मतलब यदि समीकरण के अनुसार उसका जो वैल्यू होता है वो चेंज होते रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे x, y, z, ये सारे हमारे चर राशि होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 चर, मतलब यहाँ पे कोई भी 2 चर हो सकता है, या x, y हो सकता है, y, z हो सकता है, x, z हो सकता है। तो कोई भी 2 चर होने चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, रैखिक। अध्याय 1 में मैं बताया था रैखिक बहुपद, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें चर की जो घातें होती हैं वो 1 होती है। तो उस तरह के बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो हेडिंग है 2 चरों का रैखिक समीकरण या 2 चर का रैखिक समीकरण, इसका मतलब यह होता है कि ऐसे बहुपद जिनमें 2 चर हो और दोनों चरों के जो घात है वो कितनी होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए, या 1 होती है, तो उस बहुपद को हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं। ऐसे बहुपद जिनमें 2 चर होते हैं तथा उनके घात केवल 1 हो, तो उस बहुपद को 2 चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक चर x है और दूसरा चर y है, और इनका अधिकतम घात, इसका भी घात आप देखेंगे तो 1 है और इसका भी घात 1 है। तो ये हमारे दोनों नियम का पालन कर रहा है। पहला है कि इसमें 2 चर हैं, और दूसरा नियम क्या हो रहा है कि इनकी जो घातें हैं वो 1 है। तो इस तरह से अगर समीकरण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, 2 चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। एक एग्जांपल और दिया है यहाँ पे, 2x + 3y = 5 है ना। तो ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, ये सभी हमारे 2 चर के रैखिक समीकरण में आते हैं। आगे है समीकरण बनाना। समीकरण क्या होता है, एग्जांपल देख लेते हैं। अब समीकरण बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। कुछ हिरण और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या कुल कितनी है, 180 है। तो यहाँ पे हम समीकरण बनाना सीखेंगे। हल, हमारे पास कुछ हिरण है और कुछ सारस पक्षी है। कितने हैं ये संख्या हमको नहीं पता, बस पैरों की संख्या हमको बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, माना कि हिरण की संख्या x है और सारस पक्षी की संख्या बराबर y। हिरण की संख्या को हम लोग x मान लिए और सारस पक्षी की जो संख्या है उसको हम y मान लिए। अब हमको क्या पता है, हम जानते हैं कि हिरण के कितने पैर होते हैं, 2 कि 4। हिरण के 4 पैर होते हैं। तो एक, अगर मान के चलो कि एक हिरण है तो 4 पैर, 2 हिरण है तो कितने पैर, 8 पैर। उसी तरह से हमारे पास हिरण कितने हैं, x है, तो उनके पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 × x। समझ आया? सेम हमारा सारस पक्षी का अगर देखेंगे तो सारस पक्षी की पैरों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 2। हमारे पास y है, अगर 10 है तो कितना हो जाएगा, 20 पैर। अगर y है तो कितना पैर हो जाएगा, 2 × y पैर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हिरण
के 4 पैर होते हैं तो कुल पैरों की संख्या। किसके कुल पैर? हिरण के कुल पैर। ये हो जाएगा 4 इंटू 4x। समझ आया? सेम इसी तरह से सारस पक्षी के 2 पैर होते हैं तो कुल पैर कितने हो जाएंगे? 2y। अब दोनों मिला के क्या बोल रहा है? कुल पैरों की संख्या। सारस पक्षी की पैरों की संख्या प्लस हिरण के पैरों की संख्या बराबर कितने हैं? 180। तो यहां पे लिखेंगे हिरण के कुल पैरों की संख्या धन सारस पक्षी के कुल पैरों की संख्या। बराबर हो गया 180। तो यहां से हिरण के कुल कितने पैर है? तो ये है हमारे 4x। सारस पक्षी के कितने पैर है? तो ये है 2y। बराबर यहां से कितना हो गया? 180। अगर चाहो तो इसको अलग कर सकते हैं। यहां से 2 कॉमा आ जाएगा तो यहां से 2 से भागे, यहां से 2 से, यहां से 2 से, तो ये हो जाएगा मेरा 2x प्लस ये हो गया y बराबर 18 9 90। तो इस तरह से हम समीकरण बना सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई जरूरी नहीं कि आपको बना बुनाया पका पकाया खाना ही मिले। कई बार क्या होता है खुद को भी खाना पकाना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको खुद क्वेश्चन को पढ़ना है बारीकी से और उसके बाद वो क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? समीकरण बनाना है। अब आते हैं युगपत समीकरण। तो युगपत समीकरण को समझने से पहले हमको क्या करना है? यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं उसको समझते हैं। एक पिता ने अपने दोनों पुत्रों सौरभ और संतोष को 8 रुपए बांटे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक आदमी है और उनके 2 बेटे हैं सौरभ और संतोष। तो उनको दोनों मिला के कितने रुपये दिए? 8 रुपये दिए। तो पहला हम बनाते हैं फर्स्ट समीकरण। मान लो सौरभ को 100 रुपये दिए, सौरभ को 100 रुपये दिए और संतोष को y रुपए दिए। हम लोग मान लिए कि अगर सौरभ को जो रुपए दिए हैं वो 100 रुपए हैं और संतोष को जो दिए हैं वो कितने हैं? y रुपए हैं। तो दोनों मिला के कितने रुपए हैं? 8 रुपए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x धन y बराबर कितने हो गए? 8 रुपए। अब यहाँ पे अगर हमको ये पूछा जाए कि सौरभ को कुल कितने रुपए दिए या संतोष को कुल कितने रुपए दिए, तो क्या हम निकाल सकते हैं? देखते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस y। अब ना तो हमको सौरभ को कितने रुपए दिए ये पता है और ना ही संतोष को कितने रुपए दिए ये पता है, ना ही हमारे पास कोई और सेकंड कंडीशन है। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? इसका हल नहीं कर सकते, ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान कैसे लगाएंगे? यदि सौरभ को 1 रुपये दिए तो संतोष को 7 रुपये, सौरभ को 2 तो संतोष 6, मतलब जो भी इसका है उसमें हम 8 में माइनस करते जाएंगे तो वो है ना हमको मिलते जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू होता है ये एक अनुमानित वैल्यू होती है, अनुमानित मान होता है, एग्जैक्ट हम नहीं निकाल सकते। तो आगे हमको एक और दिया हुआ है, सौरभ को संतोष से 3 गुने अधिक रुपए दिए। अब क्या बोल रहा है? सौरभ को, ये सेकंड है, सौरभ को संतोष से 3 गुने, ये संतोष हो गया
संतोष से 3 गुने अधिक रुपए दिए। पहले वाले इक्वेशन में सिर्फ अनुमानित हो रहा था, लेकिन अब इससे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हल हो जाएगा। सौरभ को कितने रुपए दिए हैं, तो 100 रुपए दिए हैं। संतोष को कितने दिए हैं, तो y रुपए कितने गुने अधिक है, तो 3 इंटू वाई। अब क्या करेंगे, इस 100 का मान को मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। 100 के मान को हमको समीकरण 1 में रख लेना है। 100 के मान को समीकरण 1 में रखने पर 100 के मान को समीकरण 1 में रख लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3y प्लस y बराबर 8। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y बराबर 8। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8/4। तो कितना आया, 2 रुपए। तो संतोष को कितने रुपए मिले, 2 रुपए। तो आप सीधे से बता सकते हो सौरभ को कितना मिला होगा, 8 - 2 बराबर 6 रुपए। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 8 - 2। तो 100 बराबर कितने हो गए, 6 रुपए। यहाँ पे समझते हैं युगपत समीकरण क्या होता है। बहुत कंडीशन ऐसा होता है, जैसे फर्स्ट यहाँ पे पहले इक्वेशन में आप इसका हल नहीं कर सकते थे, लेकिन जब हमको दूसरा कंडीशन दिया तो हम स्पष्ट रूप से उसका हल करके निकाल लिए कि सौरभ को 6 रुपए दिए और संतोष को 2 रुपए दिए। तो इस तरह से जब डबल कंडीशन दिया जाता है तो उस प्रकार से जब समीकरण बनता है तो उसको हम कहते हैं युगपत समीकरण। समझ आया? तो यहाँ पे हमारे पास इस समीकरण को हल करने की 3 विधि बताया गया है। पहला है आलेख विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा विलोपन विधि। प्रश्नावली 2.1 या 2 का पहला प्रश्नावली में हम सिर्फ आलेख विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राफ मेथड होता क्या है, यहाँ पे एक समतल होता है और उस समतल के 2 अक्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा बोर्ड दिख रहा है, तो इस बोर्ड के आपको यहीं पे देखेंगे तो एक मेरा ये वाला अक्ष दिख रहा है और दूसरा मेरा ये वाला अक्ष दिख रहा है। ठीक है, इस अक्ष को हम कहते हैं एक्स अक्ष और जबकि इस अक्ष को कहते हैं हम लोग वाई अक्ष। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। ये पृथ्वी के समांतर होता है, जबकि जो धरती के लंबवत होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में वर्टिकल एक्सिस और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हमारा मूल बिंदु है, ये से दोनों अक्ष एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो ओरिजिन पॉइंट से मूल बिंदु से अगर हम लोग दाएं तरफ देखें तो वो हमारा धनात्मक एक्स अक्ष होता है और यदि बाएं तरफ देखें तो हमारा ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है। ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है वो ऊपर के हिस्से हमारे धनात्मक होते हैं, जबकि नीचे के हिस्से कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। तो अगर हम इस विधि के द्वारा जब गणित हल करते हैं तो उसे कहते हैं आलेखी विधि। अब कैसे हल होगा तो आगे हम लोग समझते हैं। जब भी रैखिक समीकरण जो बनता है वो हमेशा एक सीधी रेखा पर बनेगा। हम इस तरह से, ऐसा भले वह तिरछा रहे, तो इस तरह की जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं सीधी रेखा। फर्स्ट हम देखते हैं अद्वितीय। मान के चलो कि मेरा पहला समीकरण का ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये ऐसे, ठीक। और दूसरा समीकरण कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहां पे मान है मेरा +1 +2 +3 +4, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 और -4। अब देखो, मान के चलो कि ये मेरा पहला समीकरण है, ये मेरा कौन सा है, फर्स्ट समीकरण है, और यह मेरा जो है ये मेरा दूसरा समीकरण है। ये जब दोनों समीकरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, ये बिंदु, तो यहाँ पे अगर इसका मान देखें तो ये एक्स अक्ष पर इसका मान कितना है, 3 है, और वाई अक्ष पर इसका मान कितना है, 2 है। तो इस बिंदु पर इसका मान कितना हो गया,
2 और 3 और 2। तो यहाँ पे x का मान हो गया हमारा 3 और y का मान हो गया कितना 2। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हल निकालें। तो जब भी कोई दो समीकरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो उसको हम कहते हैं अद्वितीय। जब भी कोई समीकरण किसी दूसरे समीकरण को किसी एक बिंदु पर काटती है तो उसे हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब यह होता है कि उसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। इस समीकरण में x का जो मान है वो फिक्स है, सर्वथा 3 ही होगा, और y का जो मान है वो इस समीकरण के लिए 2 ही होगा, ये बदलने वाला नहीं है। तो अब समझते हैं अद्वितीय हल की परिभाषा। अद्वितीय हल जब दो समीकरण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम अद्वितीय हल कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमको स्पष्ट दिख रहा है, समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 को प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ का जो पॉइंट है वो हमको कितना मिला 3, सामने जो रहता है वो x का लिए होता है और बाद का जो होता है वो y के लिए होता है। तो यहाँ पे ये है ना, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये हमारा 3 में है और ये हमारा 2 में है, तो इसलिए इसका मान जो आएगा x के लिए 3 और y के लिए 2 होगा। नंबर में देखते हैं हमारा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब ये होता है कि उस समीकरण को हम हल ही नहीं कर सकते, उनका कोई मान ही नहीं आ सकता। तो इस प्रकार के जो होते हैं उसे हम कोई हल नहीं कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं ऐसा कौन सा कंडीशन बनेगा, यहाँ पे एक मेरा समीकरण इस तरह से बन रहा है, इस तरह से, और सेम एक दूसरा समीकरण लेता हूं, इस तरह से। तो यहां पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये हमारा कौन सा वाला है, ये हमारा है, ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 जो है वो इस तरह से जा रहा है और समीकरण 2 जो है वो इस तरह से जा रहा है। दोनों जो समीकरण है वो एक दूसरे के कैसे हैं, समांतर है। समांतर का मतलब समझते हो, यहाँ पे अगर मैं बोर्ड की ये वाला अक्ष की बात करूं, इस अक्ष की बात करूं, तो ये जो दोनों अक्ष है वो कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। मतलब समान अंतर, दोनों के बीच की दूरी जो होती है वो हर परिस्थिति हर स्थिति में समान होती है। तो उस तरह की जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं समांतर रेखा। तो यहाँ पे ये दोनों जो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है। तो इस कंडीशन में उस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं के लिए क्या बन रहा है कंडीशन, जब दोनों समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो तो समीकरण का कोई हल नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर है। तीसरा नंबर में आते हैं हमारा तथा अनेक हल। क्या होता है, दो समीकरण से प्राप्त रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती है तो समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मेरे पहली रेखा यहाँ पे है और दूसरी रेखा सेम इसी के ऊपर जब गुजरेगी, इसी के ऊपर से होकर गुजरेगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तो उस समय समीकरण के अनेक हल होते हैं। अब जहां पर भी देखेंगे वहां पे हल होंगे। जैसे मैं यहाँ की बात करूं इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर मेरा x का मान कितना है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे मेरा y का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 2.5। अगर मैं इस बिंदु की बात करूं या यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे लगभग मेरा हो जाएगा ये 1.7 हो जाएगा x का मान, y का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप हर बिंदु पे x और y का मान निकाल सकते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अंततः अनेक हल। तो आज के लिए बस इतना ही।